नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। शुरुआत करेंगे पंजाब हरियाणा की। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए श्री चमकौर साहिब से नामांकन दाखिल किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले वो दशमेश गढ़ गुरुद्वारा पहुंचे और वहां आशीर्वाद लिया। गौरतलब है कि इससे पहले चन्नी ने सोमवार को बरनाला के भदौर सीट से भी नामांकन पत्र दाखिल किया था। ऐसा है, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री है जो यहाँ आकर ड्रामे कर रहा है और हमारे प्रदेश में बाहर के लोगों के ड्रामे चलेंगे नहीं। ਅੱਜ परमात्मा ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैं इत्थों के निवासियों का वोटरों का बड़ा धन्नवादी हाँ कि उन्होंने हर बार मैनू जिताया तो मैं इस बार भी पूरी पुरजोर अपील करदा और मैनू पूरी उम्मीद है कि वो बड़े मार्जन के नाल हल्का चमकौर साहब तो ऐसी जीत प्राप्त करांगे। आज मुझे चमकौर साहब की धरती से जो कि बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी और शहीदों की धरती है, उस पे कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन लड़ने का फिर से मौका दिया है। मैं पार्टी का धन्यवाद देता हूं पार्टी को और यहां के वोटर्स को अपील करूंगा कि जैसे हर बार आप मुझे जिताते रहे हैं, इस बार भी बहुत बड़े मार्जिन से आप मेरे पे कृपा करें। और पंजाब लोक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से पटियाला के राघो माजरा में रैली की गई, जिसमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे। यहां कैप्टन ने सिद्धू पर जमकर हमला बोला है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैंने एक पत्र सोनिया गांधी को भेजा था जो पाकिस्तान से इमरान खान का था, जिसमें लिखा था नवजोत सिंह सिद्धू मेरे भाई हैं और उन्हें कैबिनेट में जगह दो। और मुझे जवाब मिला कि ये कैबिनेट में नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कोई जगह नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मेरे इलेक्शन लड़ने के बाद कांग्रेस सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि जब मैं नवजोत सिंह सिद्धू के पिता के घर जाता था तो नवजोत सिंह सिद्धू छोटे बच्चे थे। नवजोत सिंह सिद्धू तो घर में घूमता रहता था। सारे तो इन्हें प्यार नाल उन्हें आए हुए ने, सारिया पार्टियां उन्हें खड़िया ने, इन्ना प्यार दिता सारे ने। इस तो ज़्यादा मैं की बात फ्रॉम मोरिंडा पुरानी सीट नेचुरली डैमेज करेंगे ज़्यादा मैनू जी करदा मैं आप ही करूँगा ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ का लास्ट बारी मैं सुन रहे हैं 6 बार, 96 साल का हो गया है, तो पता नहीं कितनी लास्ट बारियां होंदियां ने हालात के मुताबिक। और राज्य में चुनाव से पहले जहां एक तरफ गरीबों को सुविधा मुहैया कराने का नारा लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह मामला पंजाब के जिला फिरोजपुर के ममदोट कस्बा अंतर्गत दोनों मटर गजनीवाला के सीमावर्ती गांव का है, जहां डिपो में गरीब परिवार को आपूर्ति किया गया गेहूं भीगा हुआ था और अखाद्य गेहूं की बदबू आ रही थी। इस संबंध में गुरमेज सिंह, सचिव किसान मजदूर संघर्ष समिति और अन्य ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार जो गेहूं डिपो, ग्राम डिपो और गरीब परिवार को दिया गया वो पानी में भीगे हुए हैं और बेल में गेहूं का रंग काला हो गया है और फफूंदी से दुर्गंध आ रही है। ये गेहूं मवेशियों के खाने लायक भी नहीं है, जिसे गरीबों को भेजा जाता है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग का विरोध करते हुए जिला प्रशासन से मांग की है कि साफ गेहूं डिपो में भेजा जाए। पार्टी मिले ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਵੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਸਾਗ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਣਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕਣਕ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਣਕ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਣਕ ਵਰਤਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਣਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਭੇਜਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲੇ, ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਆਪਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ।
और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निवास स्थान पर स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक की और इसमें सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से 523 करोड़ रुपए ऋण लेने का फैसला लिया है। ये ऋण वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लिया जाएगा, जो काफी कम ब्याज दर पर मिलेगा। इस ऋण का उपयोग पद्मा स्कीम और प्रदेश सरकार की अन्य क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीमों के लिए किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से नई नई इंडस्ट्री स्थापित होंगी और इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां भी मिलेगी। इसी के तहत प्रदेश सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पद्मा स्कीम की रूपरेखा तैयार कर ली है। जल्द ही इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट का लक्ष्य लेकर हर ब्लॉक में एक नया औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। इससे उस क्षेत्र के संबंधित उद्योगों को सीधे फायदा मिलेगा। और वहीं चंडीगढ़ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII ने पेश किए गए आम बजट को दूरगामी परिणाम देने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिफेंस सेक्टर में 68% घरेलू कारोबारियों के लिए निर्धारित करना बहुत अच्छा कदम है। साथ ही ग्रीन कॉरिडोर और पराली समाधान के लिए भी बजट में घोषणा की गई है। बजट को लेकर हमारे संवाददाता ने CII के अध्यक्ष मनीष गुप्ता और उपाध्यक्ष राजीव से खास बातचीत की है। सुनिए। देश के साल 2022-23 के वित्त वर्ष का बजट आज जो है संसद में पेश हो चुका है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से CII के उपाध्यक्ष राजीव केला और अध्यक्ष मनीष गुप्ता मौजूद हैं। सबसे पहले हम उपाध्यक्ष राजीव केला से बात करते हैं। सर, आज के बजट को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पिछली बार करीबन 35 लाख करोड़ का बजट था और आज लगभग 40 लाख करोड़ का बजट है, करीबन 10% की ओवरऑल बजट में बढ़। देखिए, मैं इस चीज़ को हम लोगों ने CII की तरफ से भी पहले पेश किया था इस बात को लेकर कि जो इन्वेस्टमेंट्स अब इस बार सरकार कर रही है वो लॉन्ग टर्म वाली प्लानिंग के ऊपर आगे चले और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे थे, ताकि वो पेइंग चीज़ है। आप इसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके वो आपको वापस मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है। दूसरी चीज़ों का तो खर्चा करके निकल जाता है, वो वापस नहीं आता, कुछ बेनिफिट नहीं देता लोगों को। तो इस बार जो बजट उन्होंने वही चीज़ करी है जो PM शक्ति वाला जो प्रोग्राम बताया विद 7 इंजन ड्रिवन प्रोग्राम है, उसके अंदर यही चीज़ करी गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, लिंकिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स वेदर एयरवेज और बाय रोड एंड ऑल दैट। तो इसका हमको बेनिफिट नज़र आएगा और इसी चीज़ को लेके मैं कहूँगा बजट में जो एक बड़ा अच्छा बोल्ड मूव किया है, जो अगले 25 साल को लेके भी अगर उन्होंने कंसिडर करा है कि क्या होगा, वो क्या सिनेरियो बनेगा अगले 25 सालों में बाय दीज इन्वेस्टमेंट्स, तो एक बहुत अच्छी चीज़ करी गई है इस इन्वेस्टमेंट के अंदर। सर, अगर उद्योग जगत की बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स 18 से बढ़ाकर 15% कर दिया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे कौन से कदम हैं जिनसे लगता है कि शायद उद्योग जगत जो है महामारी के चलते जो एक प्रभावित हो रहा है वो सस्टेन कर पाएगा? देखो, ये तो डिजिटाइजेशन वाली पॉइंट जो उठा है उसके ऊपर एम्फेसिस दिया जा रहा है, तो उसको एक दैट्स अ गुड पॉइंट विच हैज़ कम अप। कुछ स्कीम्स हैं जिनको आपस में इंटरलिंक कर दिया गया है, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी मेकिंग अ डिफरेंस फॉर द पीपल। तो ये 2 पॉइंट्स जो मेरे को इसके अंदर पॉजिटिव नज़र आए हैं इस बजट के अंदर। बाकी इमीडिएट कोई कहे कि मेरे को रिलीफ मिल गया है या मेरे को टैक्सेशन का रिलीफ मिल गया, डेफिनेटली दैट इज़ नॉट देयर, बट येस ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ लॉन्ग टर्म। तो हमारे साथ CII चंडीगढ़ के अध्यक्ष जो है मनीष गुप्ता भी, उनसे बात करते हैं। सर, अब आप बताइए कि बजट के ओवरऑल अगर हम स्टडी करें तो देश के ग्रोथ के हिसाब से जो एक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की 2025 तक की बात की जा रही है, उसके हम कितना नज़दीक पहुँचे, क्योंकि 2022-23 का बजट आ चुका है? देखिए, पहली बात तो एक्सपेक्टेशन जो हमारी थी कि ये इलेक्शन ईयर है तो शायद एक पॉपुलिस्ट बजट होगा, वैसा बिल्कुल नहीं है। आम आदमी के लिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो सोच सके कि कुछ महंगा हो रहा है या कुछ सस्ता हो रहा है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो कुछ इसमें चीज़ें की गई हैं और वो CII ने रिकमेंड की थी। एक उसमें डिफेंस के ऊपर बहुत ज़ोरदार चीज़ दी गई है। डिफेंस के अंदर 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिया गया है। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म देखें तो अल्टीमेटली जितनी MSMEs है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने की आशा है। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जो है बढ़ेगी और यहाँ पे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। सेकंड, उन्होंने किया है कि यहाँ पे इंडस्ट्री अभी तक डिफेंस में R&D में कुछ भी पैसा खर्च नहीं कर रही थी, उसके लिए सरकार ने अपने डिफेंस के R&D बजट से 25% एलोकेशन
यहाँ के इंडस्ट्री, स्टार्टअप, इनोवेटर और सर्टिफिकेशन के लिए आउटलुक किया है। उससे हमारे हिसाब से यहाँ पे ये डिफेंस में बढ़ोतरी होगी। अगर इसको हम एक लॉन्ग टर्म देखें तो क्या होगा कि ना ही इंडिया सक्षम होगा डिफेंस में, प्लस इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट में भी बहुत इंक्रीज़ कर सकता है। तो जब हम जीडीपी की बात करते हैं वो तो बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट शायद एक्सपोर्ट से कम होने की आशा हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम थोड़ा इसमें ग्रीन कॉरिडोर की तरफ जाएं, जिसमें ग्रीन एनर्जी की बात की जा रही है, तो उसमें दो मेन पॉइंट आए। एक तो ग्रीन बॉन्ड की बात की जा रही है, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही रहा तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ग्रीन बॉन्ड्स बहुत कामयाब होने चाहिए, ग्रीन एनर्जी वायबल रहेगी। और उसके अलावा जो इन्होंने बैटरी स्वैपिंग की बात की है, वो पॉलिसी लाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी भी वो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उसमें फ़र्क पड़ेगा उसके अंदर। एक सरकार ने आज घोषणा की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन कानून है उसमें बदलाव किया जाएगा, तो किस तरह के बदलाव हैं? मतलब इस वर्तमान कानून से इंडस्ट्री को किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? अगर इसमें ज़मीन से जुड़े हुए अगर कोई वो बदलाव किए जाते हैं तो शायद एक बार फिर देश में सियासत थोड़ी सी ज़मीन को लेकर किसानों के पक्ष में आ सकती है। बेसिकली हमने CI से एक प्रपोजल दिया था रिगार्डिंग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें मेन थी कि ईज़ के अंदर कैपिटल कॉस्ट को ध्यान रखा जाए। उसमें को ध्यान रखते हुए शायद उन्होंने एक्सपोर्ट के रिलेटेड कुछ चीज़ें सोची हैं जो पूरी संक्षेप में नहीं बताई गई, बट यही है कि SEZ में कुछ बढ़ोतरी की जाएगी, कुछ संशोधन किए जाएंगे। इससे क्या लैंड कॉस्ट कम होगी या ये रेंटल बेसिस पे दे जाएंगे, कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। तो शायद ये आने वाले समय में ही क्लियर पिक्चर हो पाएगी कि SEZ कैसे कर पाएगा। तो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ CII के प्रधान और उप प्रधान, दोनों ने जो है बजट को एक लॉन्ग टर्म वाला बताया। हालांकि उन्होंने कहा है कि बजट से जो है वर्तमान में सबको कुछ नहीं मिल पाया, लेकिन आने वाले देश में इस बजट से जो है देश में एक इबादत लिखने की शुरुआत जरूर हुई है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसविंदर के साथ OP शर्मा, जनतंत्र TV। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री चंडीगढ़ में उद्योगपतियों के प्रतिनिधि नवीन कुमार ने बजट को 50-50 बताया है। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि बजट में दूरगामी योजनाएं जरूर शुरू की गई है, लेकिन एक आम आदमी को लेकर कुछ ज्यादा नहीं है। बजट में महामारी के चलते स्वास्थ्य और शिक्षा पर थोड़ा जोर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्ष का आम बजट आज पेश हो गया और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव नवीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज जो बजट पेश हुआ उसको लेकर क्या कहना है? क्योंकि पिछले साल करीबन 35 लाख करोड़ का जो है बजट था और इस बार वो 40 लाख करोड़ का किया गया है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट जो प्रोजेक्ट किया गया था उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या सरकार के पास था कुछ बांटने के लिए? थोड़ा मैं समझूंगा पेंडेमिक से हम उबर रहे हैं, लास्ट ईयर से थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, पहले बहुत ज़्यादा डेफिसिट था, अभी कम हुआ है। तो पेंडेमिक से उभरने के लिए मे बी गवर्नमेंट के पास इतना ऑफर करने के लिए इंडिविजुअल को नहीं था, पॉपुलिस्ट मेजर नहीं है, आम आदमी के लिए इंडिविजुअल कुछ नहीं मिला, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सिक्योरिटी MSMEs के लिए या एंटरप्रेन्योर्स के लिए आफ्टर रिटायरमेंट भी कुछ होना चाहिए। टैक्सेशन स्लैब्स में थोड़ी होनी चाहिए रैशनलाइजेशन, वो नहीं हुई। बट ओवरऑल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट पे जोर दिया है उन्होंने, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड्स एंड रेलवेज पे, टैप वाटर पे, उस पे जोर दिया है। तो वो लॉन्ग टर्म मेजर ज़रूर है, इट विल गो इन अ लॉन्ग टर्म में सबको उसका बेनिफिट मिलेगा। सर, सरकार ने कहीं ना कहीं जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, रोजगार देने के हिसाब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को ज़्यादा बढ़त दी, नहीं बल्कि जो है मतलब सरकारी जॉब्स या फिर डिसइन्वेस्टमेंट का भी थोड़ा सा कम जिक्र इस बार हुआ है। क्या लगता है, कॉर्पोरेट को ले दे के कॉर्पोरेट टैक्स में 18 से जो है शायद वो 15% की रिबेट मिल गई, वहीं पर अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उसको भी कैपिटल गेन की तरह 30% जो है जो प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि किस तरह के कदम और होने चाहिए? क्योंकि जो उद्योग जगत है उसके लिए चंद ही जो है घोषणाएं हुई हैं। क्रिप्टो करेंसी को मेरे ख्याल से थोड़ी रिकॉग्निशन मिलेगी। 30% टैक्स जो डिजिट लगाया है इन्होंने, वो इनडायरेक्टली उसी पे लगेगा। प्लस वो बेटर एक और कदम हो गया कि हमारा इंडियन रुपी के बैंकिंग्स के लिए डिजिटल रुपी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, अभी उसकी डिटेल्स आएंगी तो पता चलेगा, वो अच्छा रहेगा। बाकी एम्प्लॉयमेंट पे बहुत थ्रस्ट अभी और चाहिए, इन्होंने काफ़ी करा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट काफ़ी करी है इन्होंने, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और इनकरेज करनी चाहिए बिकॉज एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए हमारा। क्या कहेंगे इसको लेकर कि शायद हमारे देश के अंदर वर्चुअल एजुकेशन की एक नींव आज रखी गई? टेक्नोलॉजी यूज़ करके देखिए, बिल्कुल हो सकता है, व्हाई नॉट। हम
पहले कर रहे हैं और अभी इसके देखा भी है। कभी आज तक हमने इमेजिन नहीं करा था कि वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं। ये 2 साल ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया है, तो आई थिंक वो हो सकता है पॉसिबल एजुकेशन के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ उद्योग जगत से प्रतिनिधि नवीन कुमार, जिन्होंने आज के जो बजट के ऊपर है एक संतोष जताया। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि सरकार जो है बहुत कुछ उद्योग जगत के लिए करेगी, लेकिन जो महामारी के चलते सरकार उतना नहीं कर पाई है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसविंदर के साथ ओपी शर्मा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।